अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हम लोग बात करेंगे स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। दोस्तों, आप जब भी कोई स्मार्टफोन खरीदते होंगे तो वहां पे कैमरा के स्पेसिफिकेशन में देखते होंगे कि लिखा होगा 20 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और आप वो देख के सोच लेते होंगे कि इस स्मार्टफोन की जो कैमरा है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। सिर्फ मेगापिक्सल देख के ये डिटरमाइन कर लेते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होता। मेगापिक्सल से भी क्वालिटी पे इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होता। मेगापिक्सल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं द टेक स्टार। तो चलिए आज जानते हैं कैमरा के, स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो अगर कुछ भी दिमाग में आता है तो वो आता है मेगापिक्सल। और ये मेगापिक्सल होता क्या है? मेगापिक्सल को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको पिक्सल्स को समझना पड़ेगा कि पिक्सल क्या होता है, और उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि पिक्सल्स क्या होता है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद जो मेगापिक्सल होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है मिलियन पिक्सल्स। यानी कि अगर हम कोई फोटो खींच रहे हैं तो उसमें कितने मिलियन पिक्सल्स होने चाहिए, और जितने ज़्यादा मिलियन पिक्सल्स होंगे उतनी ही फोटो की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी और फोटो की साइज भी बड़ी होगी। यानी कि दोस्तों, जो मेगापिक्सल है वो डिटरमाइन करता है कि हमारी जो फोटो की साइज हो वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कोई कह देगा कि भाई तुम मेरी तस्वीर बनाओ, तो आप उससे जरूर पूछेंगे कि कितनी बड़ी तस्वीर बनाऊं, इतनी बड़ी बनाऊं या इतनी बड़ी बनाऊं या फिर एक बैनर की इतनी बड़ी तस्वीर बनाऊं। तो अगर आपको तस्वीर बनाना है तो उससे आप पूछेंगे और उसके बाद आप उसके हिसाब से कागज लेंगे, उसके हिसाब से पेपर लेंगे। तो वह पेपर क्या है दोस्तों? वही पेपर है आपका मेगापिक्सल, क्योंकि दोस्तों उसी पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे हर चीज। तो जो मेगापिक्सल होता है दोस्तों, एक तरह की आपकी पेपर की साइज होती है कि कितनी बड़ी पेपर लेनी है। अगर 2 मेगापिक्सल है तो इतनी बड़ी पेपर है, अगर 5 मेगापिक्सल है तो इतनी बड़ी पेपर है, और अगर आपके पास 20 मेगापिक्सल है तो मतलब है बहुत ही बड़ी पेपर है। तो उसके हिसाब से दोस्तों आप जो है मेगापिक्सल को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेगापिक्सल से भी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आप कोई पेपर लेंगे जो कि ख़राब क्वालिटी की पेपर होगी तो उस पर ख़राब इमेज बनेगी, ब्लैक पेपर रहेगी तो साफ़ इमेज नहीं बनेगी, और उसी तरह से अगर आपका फटा चीटा पेपर रहेगा तो अच्छा जो है इमेज नहीं बनेगा। तो उसी तरह से पेपर से भी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन सब कुछ जो है मेगापिक्सल ही नहीं होता है। मेगापिक्सल से भी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन सब कुछ जो है दोस्तों पेपर नहीं होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला जो क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट होती है दोस्तों, अगर हम कोई इमेज बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग उसे देखेंगे। जब तक देखेंगे नहीं, इमेज सही कैसे बनाएंगे? अगर कोई कहेगा मेरी तस्वीर बनाओ और मेरा आंख ही खराब रहेगा तो कैसे बना पाऊंगा दोस्तों? नहीं ना बना पाऊंगा। तो उसी तरह से स्मार्टफोन के कैमरा में होता है लेंस, और यह लेंस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कैमरा की क्वालिटी के लिए। दोस्तों, जो ये लेंस होता है, बहुत ही अलग अलग तरह की लेंसेस आती है, बहुत ही अलग अलग क्वालिटी के लेंसेस आती हैं, और उन लेंसेस में बहुत ही ज़्यादा, स्मार्टफोन के लेंसेस में अगर बात करूँ तो आता है दोस्तों 5 पीस लेंसेस, 4 पीस लेंसेस, 3 पीस लेंसेस या फिर 6 पीस लेंसेस, ऐसे करके आता है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जहां भी आप लेंसेस देखेंगे वहां पे लिखा रहेगा 5 पी लेंसेस। अब 5 पी लेंसेस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे पी का मतलब होता है प्लास्टिक। अब दोस्तों देखिए, जितना ज़्यादा पीसेस रहेंगे लेंसेस के, क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होनी है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर 4 पीस कोई लेंस है तो 5 पीस में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी। लेकिन यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि दोस्तों 5 पी का मतलब होता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की लेंसेस भी उतनी ज़्यादा अच्छी जो है क्वालिटी नहीं देने वाली है, जबकि अगर ग्लास की लेंसेस होती तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी देती। लेकिन मैं बता दूं कि ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में ग्लास के लेंसेस इस्तेमाल नहीं होते हैं, प्लास्टिक के ही लेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। मुझे जहां तक याद है, नोकिया के लुमिया 920 या 925 में 5P1G लेंस इस्तेमाल हुआ था। 5P1G का मतलब यह हुआ 5 प्लास्टिक और 1 ग्लास की लेंस है उसमें, इसलिए उसकी कैमरा की क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो सेकंड चीज़ होती है दोस्तों लेंसेस। लेंसेस यानी कि हमारी आँख, हम जितना अच्छा देखेंगे उतना ही अच्छा फोटो खींच पाएंगे या फिर उतना ही अच्छा फोटो ड्रॉ कर पाएंगे। अब दोस्तों सिर्फ आँख से ही तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर लेते, उसके नेक्स्ट चीज़ क्या होती है दोस्तों? तो उसके बाद आती है हमारी एपर्चर। एपर्चर क्या होती है? अगर आप कभी भी स्मार्टफोन देखेंगे और उसका कैमरा का स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो एपर्चर भी जरूर मेंशन होता है, और वो एपर्चर होता है दोस्तों f2.0, f2.2, f1.7, f2.4, f2.6। ये होती है दोस्तों एपर्चर। अभी एपर्चर होता क्या है दोस्तों? देखिए, जैसे अगर हम लोग अभी कहीं डार्क रूम में है और डार्क रूम से जैसे ही, अंधेरे रूम से जैसे ही ब्राइट रूम में निकल जाएंगे या फिर ब्राइट रोशनी में निकल जाएंगे, डायरेक्ट सनलाइट की तरफ निकल जाएंगे, तो हम लोग बहुत ही देर तक अपनी आंखों को खोल नहीं पाएंगे।
पाएंगे। हम लोग अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल पाते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारा जो रेटिना है, यानी कि आंखों के अंदर का जो रेटिना है दोस्तों, वो अपने आप को एडजस्ट करता है और अपने आप को खोलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो अंदर ले पाए। तो एपर्चर यही चीज़ होती है दोस्तों स्मार्टफोन में। अगर हमारा एपर्चर दोस्तों ज़्यादा रहेगा तो हमारे जो स्मार्टफोन की जो कैमरा है वो ज़्यादा लाइट अंदर नहीं ले पाएगी, और अगर हमारा एपर्चर कम रहेगा दोस्तों तो स्मार्टफोन की जो एपर्चर है, स्मार्टफोन का जो लाइट है दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएगा अंदर। यानी कि अगर आपको लो लाइट में अच्छी फोटोज़ लेना है तो आपका एपर्चर जो है कम होना चाहिए, और अगर आपको लो लाइट में ख़राब फोटोज़ लेना है तो आपकी एपर्चर जो है ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपका एपर्चर f2.2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपकी जो लो लाइट में बहुत ही बकवास क्वालिटी आएगी, लेकिन अगर आपका एपर्चर f2.0 से कम है तो इसका मतलब आपका लो लाइट में भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आएगी। क्योंकि दोस्तों एपर्चर जितना कम होता है आपकी रोशनी उतनी ज़्यादा जाती है आपकी आंखों के अंदर, आपके कैमरा के लेंसेज के अंदर। तो इसलिए दोस्तों एपर्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है अगर आपको लाइट को जो है देखना है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यह भी है दोस्तों एपर्चर में कि आपकी जो बैकग्राउंड ब्लर होती है, जैसा आपने देखा डीएसएलआर में, तो डीएसएलआर में क्या होता है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे की बैकग्राउंड पूरी ब्लर हो गई है। तो वो ब्लर कैसे होती है दोस्तों? तो वो भी होती है एपर्चर के कारण। अगर एपर्चर कम रहेगी तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों फोकस कर पाएगा, और पीछे की जो लाइट जिस पे नहीं आ रही है उस पर जो है अनफोकस यानी कि डीफोकस कर पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर भी चाहिए तो आपको कम से कम एपर्चर वाली फ़ोन लेनी चाहिए। हालांकि दोस्तों आजकल नॉर्मल चलते f2.0 वाले फ़ोन्स, जो कि हम बहुत सारे फ़ोन्स में देखेंगे, लेकिन आजकल नए नए फ़ोन्स में f1.7 एपर्चर भी आने लगे हैं। तो जितने एपर्चर कम होगा दोस्तों क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसमें लाइट जो है और भी ज़्यादा अंदर जा रही है। क्योंकि हमारी जो आंखों की रेटिना है हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की रेटिना जो है एडजस्ट होने में टाइम लगाती है, एपर्चर जो खुलने में टाइम लगाती है, और जितना ज़्यादा एपर्चर खुलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से रोशनी जा पाएगा और हम जो है देख पाएंगे। और फिर अंधेरे में आएंगे तो हमारी आंखों की रेटिना बंद हो जाती है। बस यही टेक्नोलॉजी है दोस्तों एपर्चर की भी, वो भी क्लोज एंड ओपन होती है, और जितना ज़्यादा क्लोज होती है उसे कहते हैं ज़्यादा एपर्चर, और जितना ओपन होती है दोस्तों उसे कहते हैं कम एपर्चर। तो इसलिए कम एपर्चर में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है दोस्तों? अब मान लीजिए हमने फ़ोटो तो हमने फ़ोटो के लिए पेपर ले लिया यानी कि मेगापिक्सल ले लिया, उसके बाद हमारी आंख अच्छी है दोस्तों यानी कि हमारे लेंस अच्छे हैं, उसके बाद हमारा रेटिना भी अच्छा है, लाइट भी अच्छे से जा रही है यानी कि हमारा जो है एपर्चर अच्छा है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो अगर हम लोग कोई भी फ़ोटो तस्वीर बना रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी तो सही काम करना चाहिए। अगर हमारा ब्रेन ही पागल रहेगा तो हम लोग फ़ोटो ही अच्छे से नहीं बना पाएंगे, हमारा ब्रेन ही नर्वस रहेगा तो हम लोग फ़ोटो अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए क्या आती है दोस्तों? तो उसके लिए आती है सेंसर, और ये होता है दोस्तों कैमरा का सेंसर। और कैमरा की बहुत ही अलग अलग तरह की सेंसर आती है, जैसे सोनी के सेंसर, सोनी IMX सेंसर, आपने बहुत ही अलग अलग नाम सुना होगा। अब दोस्तों देखिए जो सेंसर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे जो है क्वालिटी को देखने में, हमारे लाइट को समझने में और हर चीज़ को समझने में। यानी कि अगर हम अपने फोटो को देख रहे हैं, जिस तरह से हमारा लेंस जिस तरह से हमारा आंख देख रहा है फोटो को, उसी तरह से हमारा ब्रेन जो है हमारे हाथों को कंट्रोल कर पाए, वह काम करता है दोस्तों सेंसर। यानी कि जिस तरह से अगर हम कोई फोटो देख रहे हैं, हमारा लेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मेगापिक्सल भी बड़ी है और फोटो ले रहे हैं, तो जब तक हमारा सेंसर उस इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कैमरा को कि भाई तुम अच्छे से फोटो बनाओ, तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए जैसा हम लोग कहते हैं कि हमारा ब्रेन का साइज़ जितना बड़ा रहेगा हमारी दिमाग भी उतनी ही बड़ी रहेगी, तो उसी तरह से अगर हमारा सेंसर का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा हमारी पिक्चर की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी आनी है। यानी कि दोस्तों हम अपना दिमाग को जितना तेज़ दौड़ाएंगे हम उतनी ही अच्छे से पिक्चर को बना पाएंगे। उसी तरह से दोस्तों अगर हमारा सेंसर का साइज़ मान लीजिए 1 इंच का है तो फोटो तो बहुत ही ज़बरदस्त आनी है। अगर सेंसर की साइज़ फ्यूचर में और भी बड़ी होती है, 2 इंच होती है, 3 इंच होती है, तो हमारी फोटो जो है और भी अच्छी आएगी। लेकिन हमारा स्मार्टफोन की जो सेंसर होती है वो नॉर्मली दोस्तों 1 इंच का 1/3 हिस्सा होता है, यानी 1/3 ऑफ 1 इंच होती है सेंसर। तो ये जो 1/3 सेंसर है दोस्तों वो काफ़ी फालतू इमेज देती है, उतनी अच्छी इमेजेस नहीं देती, DSLR टाइप नहीं देती। जहाँ तक आप देखेंगे DSLR इमेजेस दोस्तों, तो DSLR के कम से कम 1 इंच की जो है सेंसर होती है, जिसके कारण जो है फोटो काफ़ी अच्छी होती है। तो वो सेंसर है दोस्तों, वो ब्रेन है जो कि डिटरमाइन करती है फोटो क्वालिटी को और ड्रॉ करती है हमारे स्क्रीन पे, जिससे दोस्तों बहुत ही अच्छी फोटो क्वालिटी आती है। तो सेंसर का भी साइज़ देखना ज़रूरी है कि हमारी सेंसर की साइज़ क्या है, तभी जाके हमारी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। अब दोस्तों देख लीजिए कि हमने 4 चीज़ों को डिटरमाइन कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी? तो अब अगर हमने बात कर लिया मेगापिक्सल की यानी कि पेपर साइज़ की, अब हमने बात कर लिया दोस्तों अपनी आंखों की यानी कि हमारे लेंसेज की, अब हमने बात कर लिया अपर्चर की यानी कि रेटिना की, अब हमने बात कर लिया अपने ब्रेन की यानी कि सेंसर की। तो नेक्स्ट चीज़ तो दोस्तों हमारा हाथ आना है कि हमारा हाथ कितना ज़्यादा स्टेबल है, हमारा हाथ से दोस्तों कितना अच्छे से हम लोग फोटो ले पाते हैं।
तो दोस्तों अगर हमारा हाथ जो है स्टेबल नहीं रहेगा, अगर हमारा हाथ ऐसे कांपता हुआ रहेगा तो भी हम ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा हाथ जो है स्टेबल रहेगा तो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो वहाँ पे आता है दोस्तों इमेज स्टेबलाइजेशन। इमेज स्टेबलाइजेशन क्या होती है? तो अगर हमारा हाथ जो है, अगर हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर फोटो खींच रहे हैं और अगर हमारा हाथ ऐसे ऐसे शेक कर रहा है, तब भी अगर हम फोटो लेंगे दोस्तों तो फोटो बहुत ही अच्छी आए, शार्प आए, हिले डुले नहीं, ब्लर नहीं हो, उसके लिए होता है दोस्तों इमेज स्टेबलाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन में दो तरह के इमेज स्टेबलाइजेशन होते हैं। एक होता है EIS और दूसरा होता है OIS। EIS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और OIS का मतलब होता है दोस्तों ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि वह जो है सॉफ्टवेयर, जो है कैमरा का सॉफ्टवेयर, मोबाइल का सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू इमेज को जो है स्टेबलाइज करती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर कोई भी काम सॉफ्टवेयर के ज़्यादा थ्रू होती है दोस्तों, अगर कोई भी काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है दोस्तों, तो वो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा रेंडियर कर पाएगा वो तो हम सब जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आती है OIS। और OIS क्या होती है दोस्तों? ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, कि इसमें जो है कैमरा का हार्डवेयर होता है और कैमरा को जो है फ्रीली छोड़ा जाता है। वहाँ पे दोस्तों अगर आपका स्मार्टफोन यहाँ है और कैमरा यहाँ है, तो अगर आप स्मार्टफोन को हिलाएंगे तो कैमरा अपना सेम प्लेस पे रहेगी, स्मार्टफोन के साथ साथ नहीं हिलेगी। तो इसलिए दोस्तों होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, कि वह जो कैमरा है वह अपने प्लेस पे रहे और स्मार्टफोन हिले भी तो ज़्यादा नहीं हिले, बस हल्का फुल्का मूव करे ताकि हम अपने मूवमेंट को देख पाएँ। तो इस तरह से दोस्तों होती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो हमारे जो है इमेज को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाती है, जिससे हमारी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। अब दोस्तों अगर आपका हाथ ऐसे ऐसे कांपेगा तो नहीं कर पाएंगे आप ड्रॉ अच्छे से, तो इसलिए हमारे हाथों का स्टेबल रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर OIS हो तो बहुत ही अच्छा है, या फिर EIS हो तो काम चल जाएगा, लेकिन अब के ज़माने में दोस्तों OIS काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों देखिए, एक और चीज़ आता है जिसे हम लोग कहते हैं जूम। और दोस्तों जूम हम लोग ऑप्टिकल जूमिंग भी कर सकते हैं और डिजिटल जूमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसी दूर का इमेज बनाना है, मान लीजिए अगर वो कहेगा कि उतनी दूर की इमेज बनाओ, तो दूर की इमेज बनाने के लिए आप दूर से तो देख नहीं पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप पास जा सकते हैं, या फिर अगर आप पास नहीं जा सकते तो फिर आप दूर से बैठे बैठे ही अज्यूम कर लेंगे कि भाई हमारी जो फोटो है वो कैसी आनी है। तो यहाँ पे होती है दोस्तों डिजिटल इमेज और ऑप्टिकल इमेज। जो डिजिटल इमेज है दोस्तों वह पास नहीं जाती है, आप बस वहीं से बैठे बैठे बना रहे हैं फोटो, वहीं से बैठे बैठे फोटो खींच रहे हैं और आपकी जो फोटो है वो काफ़ी फालतू क्वालिटी की आएगी, क्योंकि डिजिटल इमेज जो है आप दूर से उतना अच्छा नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो ऑप्टिकल जूमिंग होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्टिकल जूमिंग में आपकी लेंसेज जो है वो शिफ्ट होती है, और जब लेंसेज शिफ्ट होती है तो इसका मतलब यह है कि आप उस ऑब्जेक्ट के और भी करीब जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा करीब आएंगे उतना क्लियरली देख पाएंगे, और उसके हिसाब से दोस्तों आप उतना ही अच्छा फोटो जो है ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों जितना अच्छा ऑप्टिकल जूमिंग होगा, जितना ज़्यादा ऑप्टिकल जूमिंग होगा, उतना ही अच्छा आपका फोटो क्वालिटी आएगा दूर का। दोस्तों जितना दूर का आपको फोटो लेना है उसके लिए आपको ऑप्टिकल जूमिंग जो है होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद एक और चीज़ आता है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड फोकस और ऑटो फोकस। अब ये क्या है दोस्तों? फिक्स्ड फोकस का मतलब कि हमने कहीं एक जगह फोकस कर लिया और हम लोग हर जगह ब्लर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऑटो फोकस का मतलब यह है दोस्तों कि हम लोग हर जगह जहाँ भी हमारा ज़रूरत हो वहाँ पे ऑटो फोकस कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग फिक्स्ड फोकस का इस्तेमाल करते हैं तो हमने एक जगह कहीं फोकस किया हुआ है, लेकिन दोस्तों अब हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं तो फोकस वहीं का पकड़ा हुआ है, लेकिन और सब जगह जो है धुंधली दिख रही है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आप कहीं पे मूवमेंट करेंगे कैमरा को, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने फिक्स फोकस किया हुआ है और इधर मूव करेंगे तो इधर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेकार आएगी, सिर्फ वहाँ की क्वालिटी अच्छी आएगी। लेकिन ऑटो फोकस में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे कैमरा देख रहे हैं और इधर कर रहे हैं दोस्तों पैन एंड जूम कर रहे हैं, तो हर तरफ की जो फोकसिंग है वो ऑटोमेटिक करते जाएगी और आपकी कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आती रहेगी। तो यह फ़र्क होता है दोस्तों फिक्स फोकस और ऑटो फोकस में। अब फिक्स फोकस रहा नहीं दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ ऑटो फोकस वाले ही बैक कैमरा आते हैं। फिक्स फोकस अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फी कैमरा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी, कुछ चीज़ें जो कि डिटरमाइन करती है हमारे स्मार्टफोन के कैमरा की क्वालिटी के बारे में। और इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो फोटो है और जो आपका कैमरा है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज मुझे आप लोग को बताना था स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको समझ में आई, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है और अगर आपको समझ में आए स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।